Hello everyone. So today we will discuss about the topic capital gains. In our previous video we had discussed about the meaning and type of capital gains. So आज हम जो remaining part है capital gain का वो discuss करेंगे. हमने अपनी previous video में discuss किया था कि capital gain क्या होता है. Capital gain क्या है, हमारे इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम के कितने हेड्स हैं, 5 हेड्स गिवन है, जिसमें हमने क्या क्या कर लिया, इनकम फ्रॉम सैलरी कर लिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर लिया, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया. नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम क्या है, हमारा कैपिटल गेन्स, जिसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके. उसमें ट्रांसफर कैसे होता है, हमें इनकम कैसे कंप्यूट करनी होती है, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था. सो आज हम उसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन. कैपिटल गेन इज द फोर्थ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. मैंने अभी बताया कि जो हमारा कैपिटल गेन है वो हमारा कौन सा हेड है, इनकम का फोर्थ हेड है. हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके अंदर हमें गिवन है कि हमारी जितनी भी इनकम होती है इन्हीं में से किसी एक हेड में जरूर आएगी. यानी कि जो भी इनकम आपने अर्न की है उसकी सोर्स कोई भी हो सकती है. आपने वो सैलरी की फॉर्म में अर्न की है, किसी शॉप से की है, कहीं पे आप एम्प्लॉयर हो, हाउस प्रॉपर्टी से करी है, उसकी सोर्सेज कितनी भी हो, लेकिन जो भी हमारी इनकम है अगर वो टैक्सेबल है तो वो हमारे इन्हीं 5 हेड्स में कहीं ना कहीं लाए करेगी, रिलाय करेगी. सो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्थ हेड है वो है कैपिटल गेन. कैपिटल गेन इज अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स. यानी कि कैपिटल गेन क्या होता है, हमारा ऐसा प्रॉफिट जो हमें कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन. सो इसमें हमारा कौन सा प्रॉफिट इंक्लूड किया जाता है, यानी कि जो हमारा इनकम का फोर्थ हेड है कैपिटल गेन, उसमें हमारी वो इनकम आती है जो हमें कैपिटल एसेट्स के ट्रांसफर से मिली है. कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, इसके ट्रांसफर से, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास वो जाती है, उससे जो आपको कंसिडरेशन मिलता है, उस ट्रांसफर से जो आपको मिला है, प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है. सो जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपके किस हेड में आएगा, कैपिटल गेन में. अब हमने कैपिटल गेन के टाइप भी डिस्कस किए थे. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था. यानी कि अगर वो 36 मंथ्स, अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें तो अगर 36 मंथ तक हम हेल्ड करके रखते हैं, बाद में ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म, क्योंकि हमने 36 मंथ्स तक उसको रखा है और उसके बाद ट्रांसफर किया है. लेकिन अगर हम 36 मंथ से पहले ही उसे ट्रांसफर कर देते हैं तो वो हमारा शॉर्ट टर्म हो जाएगा. सो अगर शॉर्ट टर्म के ट्रांसफर से जो हमें प्रॉफिट होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म के ट्रांसफर से जो प्रॉफिट होगा वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कैपिटल गेन आर, कि हमारे एसेंशियल एलिमेंट क्या थे, कि अगर हमें कैपिटल गेन करना है, हमारे फोर्थ हेड्स में हमारी वही इनकम आएगी. उसके एसेंशियल्स क्या है, जिसमें कैपिटल एसेट्स होंगे, क्योंकि कैपिटल एसेट्स के ही ट्रांसफर से कैपिटल गेन हो सकता है. अगर आपके पास कैपिटल एसेट्स ही नहीं है तो आपका कैपिटल गेन भी नहीं होगा. सो कैपिटल गेन होना चाहिए. सेकंड इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, फिर उन कैपिटल एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया हो, अगर आपके पास वो कैपिटल एसेट्स हैं तो उसकी कोई इनकम आपकी फोर्थ हेड्स में नहीं आती, वही आती है जब आप उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर करते हो. एंड कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, देन हम क्या करते हैं, कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन को. कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस, हमने नॉर्मल केस में देख लिया था कि हम कैसे कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन को, कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हमने कैसे कंप्यूट किया था. उसका ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम ही था कि हम क्या करते हैं, जितने में हमने एक मशीनरी को हम लेके चलते हैं, हमारा कैपिटल एसेट्स है एक मशीनरी, तो जितने में हमने उसे खरीदा था, जितने हमने उस पर एक्सपेंसेस लगाए थे, उन सबको हम किस में से डिडक्ट कर देंगे, जितने में हमने उन्हें बेचा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीनरी खरीदी थी 5 लाख में और 50,000 मैंने उसके ऊपर खर्च किए थे उसे रिपेयर वगैरह कराने में, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर उस मशीनरी पे कितना हुआ, 5,50,000 का. अब मैं उसे बेच रही हूँ 7 लाख में, यानी कि मुझे कितना बेनिफिट हो जाएगा, 7 लाख में से जब हम 5,50,000 को माइनस कर देंगे, बचा हुआ 1,50,000 मेरा क्या है, बेनिफिट है, वो मेरा कैपिटल गेन है. लेकिन अगर स्पेशल केसेस हैं तो उसमें हम कैपिटल गेन को कैसे कंप्यूट करते हैं. फर्स्ट इज कैपिटल गेन इन केस ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि जब हमारे कैपिटल एसेट्स डैमेज हो गए हैं उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हमारा कैपिटल गेन क्या होता है, वेयर एनी पर्सन रिसीव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी मनी और अदर एसेट्स अंडर द इंश्योरेंस ऑन अकाउंट ऑफ द डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट्स. यानी कि जो आपके कैपिटल एसेट्स हैं, जैसे आपका प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, उसका आपने क्या करा रखा होता है, इंश्योरेंस तो करा ही रखा होता है. अगर वो आपके डैमेज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, उसका इंश्योरेंस मिलेगा.
तो प्रीवियस ईयर में अगर आपके कैपिटल एसेट्स क्या हुए हैं, कोई डैमेज हुआ है और उसकी वजह से आपको इंश्योरेंस मिला है, तो वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल गेन में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो भी एज ए ट्रांसफर ही हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास वो एसेट्स नहीं रहे, वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो डैमेज हो गए थे, और उस वजह से हमें क्या मिला है, कंसिडरेशन मिला है, इंश्योरेंस मिला है, वो भी हमारा कैपिटल गेन ही कंसिडर किया जाएगा। अब वो जो हमारे डैमेज हुए हैं वो किन किन कारण हो सकते हैं, क्या उसके पीछे रीजन हो सकते हैं कि नेचुरल डिजास्टर हुआ है, कोई फ्लड था, साइक्लोन था, उसकी वजह से क्या हो गए, हमारे कैपिटल एसेट्स डैमेज हो गए। ह्यूमन एरर की वजह से हो सकते हैं कि जो हमारे पर्सनल्स वहां काम करते हैं उनसे कोई गलती हो गई, उन्होंने कुछ गलत काम कर दिया, उन्होंने कोई अलग बटन प्रेस कर दिया जिसकी वजह से क्या हो गया, मशीन खराब हो गई। सो ये हमारे ह्यूमन एरर होते हैं। एंड एक्सीडेंटल भी हो सकते हैं कि एक्सीडेंटली वो क्या हो गया, उसमें डैमेज हो गया। तो इन वजह से जब हमारा डैमेज होता है और हमें उससे कंसिडरेशन एज इंश्योरेंस मिलता है, तो वो भी हमारा कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है। एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच मनी और अदर एसेट्स शैल बी चार्जेबल अंडर द टैक्स, यानी कि जो हमारा कैपिटल गेन हेड है उसके अंदर इस प्रॉफिट को हम चार्ज करेंगे और उसके अंदर इसे इंक्लूड किया जाएगा। द इनकम शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट्स इज रिसीव्ड, यानी कि जिस एसेट्स के लिए हमें इंश्योरेंस जिस ईयर में रिसीव हुआ है उस ईयर की इनकम मानते हुए हम उस पर टैक्स लगाएंगे। नाउ ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जब आप जो कैपिटल एसेट्स है, हमने अभी किया था कि उसके इसेंशियल क्या होते हैं, जब हम कैपिटल गेन को कंप्यूट करते हैं तो हमारे इसेंशियल है कि एक तो हमारे पास कैपिटल एसेट्स होने चाहिए, दूसरा वो ट्रांसफर होने चाहिए। सो जब हम ट्रांसफर करते हैं बाय वे ऑफ कन्वर्जन, यानी कि अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है, जिसे हम कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे कैपिटल एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक इन ट्रेड में आने के बाद का जो प्रॉफिट होगा, यानी कि जब आपने उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो आपके कैपिटल गेन में नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा, आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड में तो वही चीजें जाती हैं जो आप अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, लेकिन जब आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, उस कन्वर्जन में जो आपको प्रॉफिट हुआ है, जो आपको कंसिडरेशन मिला है, उसको हम किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, अपने कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करते हैं। The profit or gain arising from the transfer by way of conversion of capital assets into stock in trade, यानी कि आपकी कैपिटल एसेट्स को आपने जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, उससे जो आपको प्रॉफिट होता है उसको आप कैपिटल गेन में इंक्लूड करते हो। शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, और उस पर टैक्स लगता है। For the purpose of computing the capital gain in such cases, the fair market value of capital assets on the day will be considered, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ कैपिटल एसेट्स थे, आपने सोचा कि आप क्या करोगे, अब उसका बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो आपने उन्हें अपने बिजनेस में क्या कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में डाल दिया, बेचने के लिए रेडी टू सेल आपने रख दिया। सो आपने जो उसका कंसिडरेशन, यानी कि आप अब बिजनेस के लिए सामान खरीदते, अगर आपके पास वो चीजें नहीं होती तो ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस चलाने वाले हो तो आप वो चीजें परचेज करके लाते और उसका कोई कंसिडरेशन पे करते उस वैल्यू पे। सिमिलरली जब हमने वो खुद की ले ली है तो हम ये मानेंगे कि हमने अगर परचेज करते तो वो जितनी वैल्यू लगती उतना ही हमारा कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जो हमारी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उन प्रॉपर्टी की, उस मशीनरी की, उस टाइम पे जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारा कंसिडरेशन मान लिया जाएगा उस ट्रांसफर का, और हम उसे किसमें, कैपिटल गेन में चार्ज करेंगे। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड विद डिपोजिटरी, यानी कि डिपोजिटरी के पास आपकी कोई सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, और उसको जब आप ट्रांसफर करते हो, देयर आर मैनी पर्सन्स दैट हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी इज देन एनी प्रॉफिट अगेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर मेड बाय द डिपोजिटरी फॉर पार्टिसिपेंट ऑफ सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि आपकी डिपोजिटरी के पास आपकी कुछ सिक्योरिटीज हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, डेब्ट हो सकते हैं, बॉन्ड हो सकते हैं, जो आपकी सिक्योरिटी है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप उस सिक्योरिटी को ट्रांसफर करते हो, देख लेना कि वो जो आपकी डिपॉजिटरी है उसके पास हेल्ड होनी चाहिए। अगर आप उन सिक्योरिटीज को किसी और को ट्रांसफर करते हो, सो जो कंसिडरेशन आपको मिलेगा वो भी आपका कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा और उस पर आपका चार्ज लगेगा टैक्स। ट्रांसफर टू और बाय कैपिटल एसेट्स टू द फर्म AOP एंड BOI, मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर फर्म को आप क्या करते हो, या तो वो ट्रांसफर कर रही हैं या आप उन्हें ट्रांसफर कर रहे हो। इसके दो केस हैं। फर्स्ट इज ट्रांसफर टू
फर्म, एओपी एंड बीओआई। यानी कि जब आप अपने कैपिटल एसेट्स को किसी फर्म को ट्रांसफर करते हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफर करते हो या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को ट्रांसफर करते हो, तब जो प्रॉफिट होता है वो भी आपके कैपिटल गेन में आता है। या फिर कोई आपकी एओपी है, बीओआई है या फर्म है, वो आपको ट्रांसफर कर रही है, उससे जो आपको कंसिडरेशन होगा वो भी क्या होगा, आपका इंक्लूड किया जाएगा कैपिटल गेन में। जैसे फर्स्ट केस है वेयर अ पार्टनर, यानी कि कोई फर्म है, अ मेंबर ऑफ एसोसिएशन और अ पर्सन, कोई भी पर्सन, यानी कि चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कोई पर्सन हो, हमारे जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उसमें हो, या फिर किसी फर्म का कोई मेंबर हो, पार्टनर हो, वो क्या करता है, एसेट्स टू फर्म ट्रांसफर, एनी एसेट्स टू फर्म, ट्रांसफर करता है एसेट्स को किसी भी फर्म को, एओआई को, बीओपी को, तो उससे क्या होगा, आपका जो भी आपको टैक्स होगा, जो भी आपको प्रॉफिट होगा, वो टैक्सेबल होगा, चार्ज होगा कैपिटल गेन्स के अंडर। फॉर एग्जाम्पल कि एक पर्सन है, हमने एक पर्सन लेके चले, उसने क्या किया, ट्रांसफर कर रहा है अपने कैपिटल एसेट्स को, या तो उसने एओआई को ट्रांसफर किया है, या फिर वो क्या कर, एओ को पी को ट्रांसफर किया है, या फिर बीओआई को ट्रांसफर कर रहा है, या फिर किसी फर्म को ट्रांसफर कर रहा है जिसमें हमारे पार्टनर्स होते हैं। सो इस ट्रांसफर से जो भी कंसिडरेशन ये प्रोवाइड कराएंगे इस इंडिविजुअल को, इस पर्सन को, उसको हम क्या मानेंगे, उसका कैपिटल गेन मान लेंगे। सेकंड केस क्या है, अब फर्स्ट केस में तो हमने क्या किया, प्रोवाइड कराया है एओपी को, बीओआई को। सेकंड में है वेयर अ फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जब हमारी क्या होती है, यहाँ पे फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, हमारी फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बीओआई क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। पिछली बार तो ये क्या कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे। इस टाइम अगर ये ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट्स को, और उससे इन्हें जो गेन होता है वो भी इनके कैपिटल गेन्स में इंक्लूड किया जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। where a firm, association of person or body of individual transfer a capital on its dissolution, the gain arising shall be taxable to charge। यानी कि जो भी आपका गेन अराइज होगा ट्रांसफर करने से, कैपिटल गेन, वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। सो इसमें सिंपली यही कहा गया है कि जब भी आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आप एक इंडिविजुअल को ही कर रहे हो, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कर रहे हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या किसी फर्म को भी करते हो, तो भी वो चार्जेबल होता है टैक्स के अंडर। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड एनहांस्ड कंपेंसेशन, जब आप कंपल्सरी एक्विजिशन करते हो एसेट्स पे और आपको एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलती है, तो हम क्या करते हैं, वेयर एन एसेट्स इज कंपल्सरी एक्वायर, यानी कि आपने नेसेसरी, आपके लिए कंपल्सरी था, मैंडेटरी था उसे एक्वायर करना किसी लॉ के अंडर, सो उससे जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, कंसीडर किया जाएगा फोर्थ हेड ऑफ इनकम में, और उस पर क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। कैपिटल गेन कंप्यूटेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि जब आप उसे एक्वायर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि ए बिजनेस है और बी बिजनेस है, तो बी को कंपल्सरी एक्विजिशन करना है, बी जो हमारा है ए बिजनेस के ऊपर। सो बी जो एक्वायर करेगा ए बिजनेस को, उससे उसे जितना भी बेनिफिट होगा, कंसिडरेशन होगा, उसको हम उसका कैपिटल गेन मान लेंगे और उसको इस हेड के अंदर टैक्स लगाएंगे। इन विच सच कंसिडरेशन फर्स्ट रिसीव्ड, जब पहली बार वो कंसिडरेशन रिसीव किया जाएगा उसी ईयर में आपको क्या करना है, टैक्स लगाया जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमारी क्या है, दो हैं, ए कंपनी है और बी कंपनी है। अब बी कंपनी क्या कर रही है, ये एक्वायर करेगी कौन सी कंपनी को, ए को। सो ए को एक्वायर करने में अब ए कंपनी में क्या होंगे, उनके एसेट्स भी होंगे, बिल्डिंग भी होंगी, मशीनरी भी होगी, फर्नीचर भी होगी, वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगी, बी को ट्रांसफर हो जाएंगी, क्योंकि बी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है। सो इस एक्विजिशन में जो भी उन्हें प्रॉफिट होगा, गेन होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारी बी का कैपिटल गेन में आ जाएगा और उसे टैक्स लगाया जाएगा। द अमाउंट ऑफ एनहांस्ड कंपेंसेशन शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट रिसीव्ड, कि अगर आपको एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलती है तो भी क्या होगी, आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम मानी जाएगी और उसमें आप पे टैक्स लगाया जाएगा। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी टेकन एज निल, कि इस केस में हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेके चलते और ना ही कोई इंप्रूवमेंट की कॉस्ट लेके चलते, क्योंकि जब आप एक्वायर कर रहे हो तो आपको कोई कंसिडरेशन उन्हें प्रोवाइड करना नहीं होता, बस ट्रांसफर होता है आपको, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उस सारी जो भी आपने ए कंपनी थी उसे अपने अंदर ही इन्वॉल्व कर लिया है। सो इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट की निल लेके चलते हैं।
नाउ ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, जब आपको यूनिट्स का ट्रांसफर करते हो, यूनिट्स क्या होती है, जब हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, जब हम किसी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, सिक्योरिटीज होती है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपके पास क्या होती है, यूनिट्स होती है, सिक्योरिटीज नहीं होती। क्योंकि यूनिट क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी नहीं होती। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपने बहुत सी चीजों में इकट्ठा इन्वेस्ट कर रखा होता है, यानी कि आपके पास डेब्ट भी है, बॉन्ड भी है, अदर जो स्कीम्स है सबके अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है। सो उसको हम कलेक्टिव क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। और अगर आप यूनिट को ट्रांसफर करते हो और उससे जो आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो भी आपके कैपिटल गेन में कंसीडर किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द रीपर्चेज प्राइस ऑफ यूनिट एंड द कैपिटल वैल्यू ऑफ सच यूनिट शैल बी डीम्ड टू बी द कैपिटल गेन अराइजिंग इन द प्रीवियस ईयर। यानी कि जितने में आपने उसे परचेज किया था और जितने में आप उसे बेच रहे हो, उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको आप क्या करोगे, यानी कि उसकी अभी करंट वैल्यू पे आप उसे बेचोगे और जितने में आपने उसे परचेज किया था उसका जो डिफरेंस है उसको आप क्या बोलोगे, कैपिटल गेन बोलोगे। और वो आपके कैपिटल गेन्स में इंक्लूड हो जाएगा, टैक्स उस पर लगाया जाएगा। The capital value of such unit means the amount invested by the individual in the unit। कैपिटल वैल्यू क्या होती है कि जितना अमाउंट आपने उस पर इन्वेस्ट कर रखा है और जो करंट उसका प्राइस है उसके बीच में डिफरेंस आप देख लोगे, और जितना डिफरेंस होगा उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। अगर डिफरेंस कम है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अभी तक हमने क्या किया, जो हमारे स्पेशल केसेस थे कि इन केसेस में हम कैसे कंप्यूट करते हैं, जैसे हमने डैमेज के केस में देखा, कन्वर्जन के केस में देखा, स्टॉक इन ट्रेड में, डिपॉजिटरी के पास अगर हमारी सिक्योरिटीज हेल्ड है, एओपी बीओआई को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, एनहांस्ड कंपेंसेशन है। सो इन सब पे क्या है, इन सबको भी हम कैपिटल गेन कंसीडर करते हैं और इन सब पे टैक्स लगाया जाता है। अब ऐसे कौन कौन से गेन्स हैं जो क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि ऐसी कौन सी इनकम है जो हमारी कैपिटल गेन्स में इंक्लूड नहीं होती। इट हैज फॉलोइंग कंडीशंस। कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर रेजिडेंस, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आप अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, आप वहां रहने के लिए उसे यूज कर रहे हो, सो उससे अगर आपको ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, अपनी रेजिडेंशियल को, ये याद रखना, अगर कोई और प्रॉपर्टी है तो वो कैपिटल गेन में आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो उससे जो गेन हो रहा है वो आपके कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपको कुछ कंडीशंस उसके लिए फुलफिल करनी चाहिए कि जो आपकी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो किसकी होनी चाहिए, या तो किसी इंडिविजुअल की हो या किसी एचयूएफ की हो। जो भी वो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए यूज हो रही हो, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही हो, और अगर उससे कोई इनकम होती है तो वो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से चार्जेबल होती हो। उस टैक्स मींस हमारे जो सेकंड हेड है उसके अंदर वो इंक्लूड हो चुकी हो। द एग्जेम्पशन विल बी अवेलेबल ओनली इन रिलेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी विच हैड बीन हेल्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 24 मंथ्स। यानी कि जो आप ट्रांसफर कर रहे हो वो कम से कम 2 साल से आपके पास होनी चाहिए, 2 साल से आपके पास है और आप उसे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हो और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, उसे एग्जेम्प्ट कर दोगे, कैपिटल गेन्स में इंक्लूड नहीं करोगे। उससे जो भी इनकम होगी वो एग्जेम्प्टेड इनकम मानी जाएगी। Within a period of 1 year before 2 years after the date of transfer, purchase one residential house। यानी कि एक और कंडीशन क्या है कि जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उसके 1 साल के अंदर अंदर या फिर 2 साल से पहले आपको क्या करना होता है, एक रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करना पड़ता है और 3 साल के अंदर अंदर खुद का एक रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। यानी कि जब आप इन 5 कंडीशन को फुलफिल करते हो और तब जो आपका गेन होता है आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, उसको हम क्या देते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं कैपिटल गेन्स में। लेकिन अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम उस इनकम को अपनी कैपिटल गेन में इंक्लूड करेंगे और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से जो कैपिटल गेन हो रहा है वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो। दी एग्रीकल्चर लैंड, सबसे पहले वही कि इंडिविजुअल या एचयूएफ की होनी चाहिए वो एग्रीकल्चर लैंड। दूसरी है एग्रीकल्चर लैंड वॉज इन 2 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर बीइंग यूज्ड फॉर इंडिविजुअल, यानी कि जो भी हमारी लैंड है वो कम से कम 2 साल से हमारी ओनरशिप में होनी चाहिए और हम उसे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते हूं। अगर किसी और पर्पस के लिए यूज किया है तो वो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड यूज नहीं मानी जाएगी। हमारे पास वो कम से कम 2 साल के लिए होनी चाहिए और हम उसे सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हूं। द इंडिविजुअल हैज परचेज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन उसने उस लैंड को ट्रांसफर किया है उसके 2 साल के अंदर अंदर उसने नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली है, तो आप क्या करोगे, उसके ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर जो भी उस लैंड से उसे इनकम हो रही है उसे हम कैपिटल गेन में इंक्लूड नहीं करेंगे और एज अ एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे।
कैपिटल गेन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जब आप क्या करते हो, कंपल्सरी एक्विजिशन करते हो लैंड का और बिल्डिंग का। अभी हम देख के आए हैं स्पेशल केसेस में कि जब हम कंपल्सरी एक्विजिशन करते हैं तो उसे कैपिटल गेन में इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है तो हम उसे क्या है, कैपिटल गेन में एज ए इनकम ट्रीट नहीं करते और उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। द लैंड और बिल्डिंग शुड बी यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी कि जो वो लैंड है उसे कोई ना कोई इंडिविजुअल ही यूज कर रहा हो, और किस पर्पज के लिए यूज कर रहा हो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। जैसे एग्रीकल्चर लैंड को सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जा सकता है, रेजिडेंशियल को सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पज के लिए। सिमिलरली जो हमारी इसमें लैंड एंड बिल्डिंग है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए अगर यूज की गई है तो ही हम उसे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करेंगे। इट हैज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सिमिलर, कि 2 साल से पहले जो भी आपके है वो कम से कम आपको उसकी ओनरशिप मिल चुकी हो, और आप अगले जिस दिन आप ट्रांसफर करते हो उससे अगले 3 साल के अंदर अंदर नई कंस्ट्रक्ट कर लो या फिर परचेज कर लो। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड हो जाती है। Exemption of capital gain on transfer of assets in case of shifting of industrial undertaking from urban area, यानी कि जब आप अर्बन एरिया से रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ट्रांसफर करते हो, उससे जो कंसिडरेशन होता है, गेन होता है, वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। अर्बन एरिया कैसा होता है हमारा, जिसमें हम डेवलप्ड एरिया की बात करते हैं, और सेमी अर्बन वो उससे कम डेवलप्ड होता है, और रूरल बिल्कुल ही रूरल एरिया होता है जहां पे डेवलपमेंट अभी प्रोग्रेस पे है। सो वहां पे अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपकी जो भी इनकम होती है, गेन होता है, उसे हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं। इसकी कंडीशंस क्या हैं? द इंडिविजुअल ट्रांसफर ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स इन नेचर ऑफ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड, यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ट्रांसफर हो रही है उसमें हम सिर्फ 4 ही चीजों को इंक्लूड करते हैं कि प्लांट का ट्रांसफर हो रहा है, मशीनरी का, बिल्डिंग का और लैंड का। अगर किसी और चीज का हो रहा है और उससे हमें कोई प्रॉफिट होगा तो वो हम अपने कैपिटल गेन्स में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन अगर प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड का हो रहा है तो हम उसे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करते हैं। सच एसेट्स शुड हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्रियल पर्पस, यानी कि आप उसे अपने इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए ही यूज कर रहे थे इन चीजों को, यानी कि जो आपकी प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग, लैंड है, जिसे आप ट्रांसफर कर रहे हो उसे आपने सिर्फ अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए ही यूज किया है, पर्सनल या किसी और पर्पस के लिए यूज ना किया हो। इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद द शिफ्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग टू नॉन अर्बन एरिया, और जो भी आपकी ये ट्रांसफर हो रही है वो अर्बन एरिया से नॉन अर्बन एरिया की ओर जा रही हो, यानी कि अर्बन एरिया से ट्रांसफर होना नेसेसरी है। The amount of capital gain should be utilized within a period of 1 year before or 3 years after the date of transfer by purchasing new machinery and other assets, यानी कि जो भी आपका कैपिटल गेन आपको हो रहा है उसको आपको यूज करना पड़ेगा अगले 3 साल के अंदर अंदर। क्या करने के लिए? कुछ नया परचेज करने के लिए, नया प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड को परचेज करने के लिए आपको उसे यूज कर लेना है। अगर आप उसे यूज नहीं करते तो फिर आप क्या किया जाएगा, उसे आपकी इनकम ट्रीट की जाएगी और वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। Exemption of capital gain on shifting of industrial undertaking from urban area to special economic zone, यानी कि जब आप उसे अर्बन एरिया से शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन अब की बार आप सेमी अर्बन या रूरल एरिया पे नहीं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जब शिफ्ट करते हो, अर्बन एरिया से स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे जो शिफ्ट कर रहे हो, उससे जो इनकम होती है, उससे जो कंसिडरेशन होता है, वो भी आपका क्या होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। उसके लिए हमारी ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इंडिविजुअल ट्रांसफर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, उनकी भी नेचर क्या ट्रांसफर कर सकते हो आप? सिर्फ प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड, इसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर करते हो तो वो आपके इनकम के अंदर चार्जेबल हो जाता है। सच assets should have been used for the purpose of business और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, यानी कि वो क्या होता हो, आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में ही यूज हो रहा हो, किसी और पर्पस के लिए यूज ना हो रहा हो। और नेसेसरी क्या है कि आप उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर कर रहे हो। अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर नहीं कर रहे तो ये फिर अप्लाई नहीं होगा और आपकी इनकम जो है वो चार्जेबल हो जाएगी टैक्स के अंडर। द इनकम ऑफ कैपिटल गेन शुड बी यूटिलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year बिफोर और 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 3 साल, 1 साल के अंदर अंदर या 3 साल से पहले आपको क्या कर देना है, यानी कि 1 से 3 साल के बीच में जब आप ट्रांसफर करते हो उसे आपको यूटिलाइज कर देना है दोबारा किसी ना किसी प्लांट, मशीन या बिल्डिंग और लैंड को परचेज करने में। सो ये हमारी क्या थी, एग्जेम्पशंस थी, यानी कि कब कब हम उसे कैपिटल गेन्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते और उस पर टैक्स नहीं लगाते। वो क्या थे हमारे, जब हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी करते हैं रेजिडेंस वाली, एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर जब हम क्या करते हैं एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन करते हैं लैंड और बिल्डिंग का, जब हम क्या कर रहे हैं अपनी अर्बन एरिया से कहीं सेमी अर्बन और रूरल एरिया पे ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये एग्जेम्पशन तभी प्रोवाइड की जाएंगी जब हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल्ड होंगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस
topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.